Hang on tight, honey. Okay. 26 feet. Are you at the corner? Yeah. You sure? Yeah. 21. We need to leave now. Hello? आधी रात का वक्त है और एक अजनबी आदमी जिसके हाथ में एक लाठी है कॉनरॉय के घर में घुस आता है। एला उस आवाज से जाग जाती है और वो इतनी डर जाती है कि तुरंत अपना दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ती है। पर जब वो वापस अपने बिस्तर पर आती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि वो अजनबी उसके बिल्कुल बगल में बैठा है। वो उसे उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि गाली मत देना क्योंकि ये गुनाह है। एला हैरान होती है कि वो उसके नाम कैसे जानता है, पर वो आदमी बस इतना कहता है कि वो बहुत सी चीजें जानता है और फिर वो एला का चेहरा पकड़ लेता है। उसी पल एला की आंख खुल जाती है, पर तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि वो उसके पापा के बारे में कुछ जानता है। अचानक एला के पिता थियो इस भयानक सपने से जाग जाते हैं और अपनी बेटी को चेक करने जाते हैं जो अभी भी सुकून से सो रही होती है। फिर वो अपनी दवा लेते हैं और बार बार आने वाले इन डरावने सपनों की शिकायत करते हैं। कुछ देर बाद थियो पूल के किनारे आराम कर रहे होते हैं और एक मेडिटेशन पॉडकास्ट सुनते हैं जो लोगों को डरावने सपनों से लड़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। उसकी पत्नी सुजाना उससे एला को स्कूल से लेने के लिए कहती है क्योंकि उसे काम है और थियो उससे पूछता है कि क्या वो कल उसके मूवी सेट पर मिलने आ सकता है। सुजाना एक किस पे साथ मान जाती है, पर थियो फिर भी थोड़ा चिढ़ा हुआ है क्योंकि सुजाना अपने कोवर्कर के टेक्स्ट्स पढ़कर लगातार हंस रही है। अगले दिन थियो सुजाना से मिलने सेट पर जाता है, पर गार्ड कहता है कि लिस्ट में थियो का नाम नहीं है और वो उसे अंदर जाने से रोक देता है। उम्र में ज्यादा फर्क होने की वजह से गार्ड को लगता है कि शायद थियो सुजाना का पिता है। पीछे सेट पर सुजाना एक डर्टी सीन शूट कर रही होती है और थियो को ये दिखावा करना पड़ता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काफी इंतजार के बाद आखिरकार थियो को अंदर जाने दिया जाता है, पर वहाँ सुजाना को एक कोवर्कर को गले लगाते देख वो फिर से परेशान हो जाता है। जब सुजाना उसे देखती है तो वो सीन के लिए माफी मांगती है और डायरेक्टर की बुराई करती है कि वो कितना बड़ा थरकी है। थियो उसे गार्ड वाली बात बताता है तो सुजाना कसम खाकर कहती है कि उसने लिस्ट में नाम लिखवाया था। थियो को लगता है कि शायद गार्ड ने उसे पहचान लिया होगा और उसे खतरनाक समझकर अंदर नहीं आने दिया। सुजाना कहती है कि उसे थियो का ये खतरनाक होना पसंद है और वो उसे कार में नॉटी होने के लिए मना लेती है। इसके बाद सुजाना कहती है कि वो एक्टिंग से रिटायर हो सकती है क्योंकि थियो काफी अमीर है, पर थियो जानता है कि वो ऐसे खुश नहीं रहेगी। इसके बजाय वो एक छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं। उसी रात इंटरनेट पर वेल्स के एक खूबसूरत देहाती इलाके में एक घर की बुकिंग कंफर्म हो जाती है। कुछ वक्त बाद पूरा परिवार छुट्टियों वाले घर की तरफ निकल पड़ता है। थियो और सुजाना उसके गाड़ी चलाने के तरीके पर बहस कर रहे होते हैं, पर तभी एला उन्हें बीच में टोक देती है और पूछती है कि क्या थियो पहले मरेगा क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। उसके माँ बाप उसे जिंदगी और मौत का सच समझाने में नाकाम रहते हैं और इस चक्कर में उनका ध्यान भटक जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का लगभग एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। शुक्र है कि सुजाना सही वक्त पर दूसरी कार से बचकर निकल जाती है। आखिरकार वो उस घर पहुँचते हैं और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। एला इधर उधर भागती रहती है तो थियो उसे शांत करता है और आखिरकार उसके सवाल का सही जवाब देता है। वो उसे बताता है कि एक दिन सबको मरना है, पर वो सब जन्नत में फिर मिलेंगे। उस रात एला अपने बिस्तर पर हाथों से परछाई बना रही होती है। अचानक उसकी परछाई के बगल में एक इंसानी शक्ल की परछाई दिखती है। एला डरकर पीछे मुड़ती है, पर वो सिर्फ उसके पापा होते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसने एक परछाई देखी थी, पर थियो उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है और उसे चादर उड़ाकर सुला देता है। जैसे ही वो चादर के अंदर छुप जाती है, वो परछाई उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद थियो सुजाना को बताता है कि थर्मोस्टेट खराब है। क्योंकि बुकिंग सुजाना के नाम पर है तो वो उससे कहता है कि सुबह मालिक स्टेटलर को फोन करके इसे ठीक करवा ले। एला अपने माँ बाप पर नजर रखने के लिए दबे पांव बाहर आती है, पर जैसे ही वो उसे देखते हैं वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। लिविंग रूम में थियो सारी लाइट्स बंद कर देता है, पर कोने में रखे लैंप का सही स्विच उसे नहीं मिलता, इसलिए वो जलता रहता है। रात के 10:35 पर थियो लॉन्ड्री रूम में जाता है ताकि वहाँ की लाइट भी बंद कर सके, पर वहाँ दीवार पर एक तस्वीर देखकर वो दंग रह जाता है। उस तस्वीर में एक आदमी बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ा है और एक लाइट फ्लैश हो रही है। थियो इसे इग्नोर कर देता है और दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। वो ये नहीं देख पाता कि लाइट फिर से अपने आप जल गई है। जब वो अपने बेडरूम में जाता है तो सुजाना पहले ही सो चुकी होती है। वो उसके बगल में बैठता है और सुजाना अचानक डर कर जाग जाती है। थियो को ये बताने के बाद कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है, वो उसे इतनी देर तक लाइट्स बंद करने के लिए डांटती है और फिर से सो जाती है। थियो को लगता है कि वो मजाक कर रही है और वो भी सो जाता है, बिना ये नोटिस किए कि अभी रात के 3:12 बज रहे हैं। बाकी पूरी रात थियो को सपने में एक बाथटब, लाठी वाला आदमी और एक औरत की लाश दिखाई देती रहती है। जब उसकी आंख खुलती है
तो वो देखता है कि सुबह के 10:46 बज रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि वो कभी इतनी देर तक नहीं सोता। साइड टेबल पर रखे एक नोट से पता चलता है कि सुजाना और एला बाहर सैर पर गई हैं। थियो अपनी मेडिटेशन नोटबुक में लिखने का फैसला करता है और बताता है कि वो कितना गुस्सा और उलझा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे जैसे वो लिखता है, उसके पीछे मौजूद परछाई बढ़ती जाती है। जब उसके पेन की स्याही खत्म हो जाती है तो वो गुस्से में उसे फेंक देता है। उधर जंगल में एला अपनी माँ की बात अनसुनी करके एक पेड़ पर चढ़ रही होती है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, पर खुशकिस्मती से सुजाना उसे पकड़ लेती है। फिर एला पूछती है कि लोग उसके पापा को क्यों नापसंद करते हैं। सुजाना उसे बताता है कि थियो की पहली पत्नी ने बाथटब में अपनी जान ले ली थी और लोगों को लगा कि थियो ने ही उसे मारा है। बाद में ट्रायल के दौरान उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, पर उसकी बदनामी पहले ही हो चुकी थी। इसी बीच थियो कुछ राशन खरीदने के लिए गांव जाता है। दुकानदार को जब पता चलता है कि वो पहाड़ियों वाले उस घर में ठहरा है, तो वो उससे पूछता है कि क्या अभी तक वहाँ कुछ हुआ, पर थियो को उसकी बात समझ नहीं आती। वो आदमी ये भी पूछता है कि क्या वो स्टेटलर से मिला है, तो थियो मना कर देता है। जब थियो जाने वाला होता है तो दुकानदार उसे तोहफे में एक ड्राफ्टिंग ट्रायंगल देता है और कहता है कि वो घर के कोनों को नापे। बाहर एक औरत उसकी कार के पास इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि उसे ये घर कैसे मिला, तो थियो उसे वेबसाइट के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि उसने स्टेटलर को नहीं देखा। वो औरत वहाँ से जाने से पहले कहती है कि स्टेटलर ने थियो को जरूर देख लिया है। जब थियो घर वापस आता है तो एला उससे कहती है कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए वो माफी चाहती है। गुस्से में भरा थियो सुजैना से अकेले में बात करता है और उनके बीच बहस हो जाती है। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये जगह उन्होंने चुनी है, पर दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें लिंक मिला था। दोनों को लगता है कि पहले दूसरे ने इसे देखा था। डिनर के वक्त एला नोटिस करती है कि उसके माँ बाप बात नहीं कर रहे हैं, तो वो थियो का हाथ थपथपाती है, जबकि पीछे सुजाना लगातार किसी को मैसेजेस भेज रही होती है। सोने से पहले सुजाना नहाने चली जाती है और अपना फोन बेडरूम में ही छोड़ देती है। थियो को मौका मिल जाता है और वो उसके मैसेजेस पढ़ता है, पर उसे कहीं भी धोखा देने का कोई निशान नहीं मिलता। फिर वो उसका टैबलेट और लैपटॉप भी चेक करता है, पर उनमें भी कुछ नहीं मिलता। जब सुजाना बाथरूम से बाहर आती है तो थियो अपने पिछले कुछ दिनों के बुरा बर्ताव के लिए माफी मांगता है। घंटों गुजर जाते हैं पर थियो को नींद नहीं आती। वो अपना मेडिटेशन पॉडकास्ट सुनने लगता है और लगातार उस लाठी वाले अजनबी आदमी, बाथटब में सुजैना और अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में सोचता रहता है, जिसे वो पानी में अपनी आंखें खोलते हुए देखता है। अचानक थियो अपनी आंखें खोलता है और उसे एहसास होता है कि वो सो गया था। वो लिखने के लिए अपनी नोटबुक खोलता है, पर वहाँ उसे यू शुड लीव नाउ, यानी तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए, लिखा हुआ मिलता है, जो उसे याद नहीं कि उसने कभी लिखा था। तभी उसे दूर से किसी के चीखने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, पर खिड़की में दिखने वाला उसका अक्स वैसा नहीं करता। दीवार पर 3 शेल्फ लगे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं। थियो फिर से अपनी नोटबुक की तरफ देखता है, पर वही आवाज दोबारा आती है। वो एक बार फिर पीछे मुड़ता है और इस बार भी उसका अक्स जम जाता है। दीवार पर मौजूद उन शेल्फ्स में से एक की जगह अब एक दरवाजा आ गया है। थियो उसे खोलने का फैसला करता है और उसे बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियां मिलती है। वो जगह काफी बड़ी है, तो थियो उसके बगल वाले कॉरिडोर को देखता है, क्योंकि घर का नक्शा अब भी उसकी समझ से बाहर है। थियो उत्सुकता में नीचे जाता है और उसे एक पुराना और गंदा कॉरिडोर मिलता है। जब वो वहाँ घूम रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। आखिरकार उसे एक अंधेरा कॉरिडोर मिलता है और वो एक आदमी का साया देखता है जो एक कमरे में दाखिल हो रहा है और अंदर से कैमरा की फ्लैश चमकती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी लॉन्ड्री रूम वाली तस्वीर में थी। थियो उस कमरे में दाखिल होता है और उसे फर्श पर ढेर सारी फोटोज मिलती हैं। उसे तब बड़ा झटका लगता है जब वो अपनी और एला की एक तस्वीर देखता है। पास ही उसे एक टूटी हुई बोतल और एला का खिलौना भी मिलता है। जब वो उसे उठाता है तो उसे एक दरवाजे के पीछे किसी के पैर दिखते हैं। थियो उस कमरे की तरफ दौड़ता है और वहाँ एला की लाश देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो उसे उठाकर पहले वाले कमरे में लाता है। तभी एला के मुंह से पानी निकलने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो डूब कर मरी है। मायूसी में थियो बार बार दोहराने लगता है कि ये सिर्फ एक सपना है और खुद को जगाने के लिए वो अपने सर पर कई बार हाथ मारता है। जब इससे काम नहीं बनता तो वो बोतल के टुकड़े से अपने हाथ पर कट लगा लेता है। ये भी असरदार नहीं होता तो वो बोतल का कांच अपनी गर्दन में घुपा लेता है। ठीक उसी पल थियो की आंख खुल जाती है। सुजाना पहले ही जाग चुकी होती है और उसे अपने एक अजीब से सपने के बारे में बताती है। थियो उसे नीचे ले जाता है और वो शेल्व्स, लॉन्ड्री रूम और वो तस्वीर दिखाते हुए सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था। पर सुजाना उसे यकीन दिलाती है कि वो पूरी रात बिस्तर से उठा ही नहीं था। दोनों इस बात को मानते हैं कि उन्हें ये घर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पैकिंग करते वक्त सुजाना एला को समझाती है कि वो अपनी बाकी छुट्टियां लंदन में बिताएंगी और उसके बाद वो 2 महीने के लिए एक फिल्म की शूटिंग पर चली जाएगी। बाद में एला और सुजाना बाहर खेल रहे होते हैं
जबकि तियो बचा खुचा राशन समेट रहा होता है। तियो अपने परिवार को इतना खुश देखकर सुजाना को एक मैसेज भेजता है कि वो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। सुजाना अपना फोन निकालती है, पर ठीक उसी वक्त किचन के काउंटर पर रखा एक दूसरा फोन वाइब्रेट करता है। तियो एक दूसरा मैसेज भेजता है और इस बार उस दूसरे फोन की स्क्रीन पर वो मैसेज आते हुए देख लेता है। सुजाना बाहर किसी को टेक्स्ट कर रही है, पर तियो को कुछ नहीं मिल रहा, जिसका मतलब है कि उसके पास एक सीक्रेट फोन है। तियो को अब फिर से शक होने लगता है। गुस्से में भरा तियो अपनी नोटबुक की तरफ दौड़ता है और वहाँ वो अजीब मैसेज अब भी मौजूद होता है, जिसका मतलब है कि वो सपना नहीं था। जब वो अगला पन्ना पलटता है तो उसे नए शब्द लिखे मिलते हैं। यू शुड हैव लेफ्ट, नाउ इट्स टू लेट, यानी तुम्हें निकल जाना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर तियो बाहर भागता है और सुजाना से उस दूसरे फोन के बारे में सवाल करता है। सुजाना मान लेती है कि उसका अपने एक कोवर्कर के साथ अफेयर चल रहा है, पर वो उसे कभी इस घर में नहीं लाई। उनके बीच काफी बहस होती है और आखिरकार तियो सुजाना को घर से निकाल देता है, ये कहकर कि उसे बस एक रात अकेले रहना है। जब तियो दुखी एला को गले लगाता है, सुजाना गाड़ी लेकर निकल जाती है, पर रास्ते के बीच में ही रुककर रोने लगती है। इसके बाद तियो के सब्र का बांध टूटने लगता है, क्योंकि एला वेल्श खाना खाने से मना कर देती है और किचन में लगातार अपना स्कूटर चला रही होती है। जब एला से गलती से पानी का गिलास गिर जाता है तो वो तुरंत माफी मांगती है, जिससे थियो शांत हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। एला मानती है कि उसे ये घर पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ उसे बुरे सपने आते हैं और उसका मूड खराब रहता है, इसलिए वो जाना चाहती है। थियो वादा करता है कि जैसे ही सुजाना कल गाड़ी लेकर वापस आएगी, वो यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही थियो मुड़ता है, वो नोटिस करता है कि फर्श पर गिरा पानी दो अलग अलग हिस्सों में बंटकर बह रहा है। वो एक और गिलास पानी लाकर फर्श पर उड़ेल लेता है और फिर वही होता है, पानी दो हिस्सों में बंट जाता है और पुराने पडल से जा मिलता है। थियो उस ड्राफ्टिंग ट्रायंगल का इस्तेमाल करके कोनों को नापता है और उसे दीवार और फर्श के बीच एक अजीब सा फर्क मिलता है। इसके बाद थियो और एला एक मेजरिंग टेप लेकर किचन और लिविंग रूम की सही नाप लेते हैं। वो यही काम बाहर जाकर भी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये घर अजीब तरीके से अंदर से ज्यादा बड़ा है। एला कहती है कि उसे ठंड लग रही है, तो थियो उसे अपनी जैकेट लेने को कहता है। एला तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ती है, पर थियो उसे अंदर आते हुए नहीं देख पाता। अचानक एला किचन के दूसरी तरफ प्रकट होती है और अपनी जैकेट लेकर थियो को बाय कहती है, पर जैसे ही वो फिर से दरवाजा पार करती है, वो बाहर नहीं निकलती। परेशान होकर थियो अंदर भागता है, जहां उसे फर्श पर जैकेट तो मिलती है, पर एला कहीं नहीं होती। वो घर के हर कमरे को छान मारता है, पर उसे एला कहीं नहीं मिलती। ठीक उसी वक्त एला सपने वाले उस पुराने और राजमयी कॉरिडोर में होती है। थियो अपनी तलाश जारी रखता है और एक दूसरे दरवाजे से गुजरता है, पर वो घूम फिरकर वापस लिविंग रूम में ही पहुंच जाता है। उसके पीछे एक अजीब सा साया टिमटिमाता है। फिर थियो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है और वापस आकर पहले दरवाजे को खोलता है। इस बार उसे वही पुराना कॉरिडोर मिलता है, तो वो दरवाजे को खुला रखने के लिए वहां एक कुर्सी फंसा देता है। जब वो मुड़ता है तो देखता है कि कॉरिडोर फैल गया है और अब वहां दर्जनों दरवाजे हैं। थियो वहीं शेल्फ्स वाले कमरे में जाता है और उसे बीच में एक दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है और लाइट जलाता है, दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। इसी बीच एला अंधेरे कॉरिडोर में एक दरवाजा खुला देखती है और अंदर चली जाती है। वो कमरे में इधर उधर देखती है, जब तक उसे एक बाथटब नहीं मिलता जिसमें एक मरी हुई औरत पड़ी है। अचानक वो लाश हिलने लगती है और एला डर के मारे चीखती हुई वहां से भागती है, पर सामने ही उस लाठी वाले अजनबी से टकरा जाती है। वो आदमी कहता है कि वो इस घर में अक्सर मासूम चेहरे नहीं देखता और उससे उसके पापा के बारे में पूछता है, पर एला बिना कुछ कहे दूसरी दिशा में भाग जाती है। थियो उसकी चीख सुन लेता है और हर कमरे में पागलपन की हद तक उसे ढूंढने लगता है। एक कमरे में छत से बारिश गिर रही है, तो दूसरे में उसे अनंत सीढ़ियां मिलती हैं। एला की आवाज का पीछा करते हुए थियो एक दरवाजे पर इतनी जोर से लात मारता है कि कुर्सी उड़कर बाहर गिर जाती है और वो वापस नॉर्मल घर में पहुंच जाता है, जहां एला सीढ़ियों पर बैठी मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एला बताती है कि वो कितनी डरी हुई है। इसके बाद थियो सुजाना को कॉल करता है, पर उसका फोन सीधा वॉइस मेल पर चला जाता है। एला उसे सुजैना के दूसरे फोन पर कॉल करने को कहती है, पर थियो के पास वो नंबर नहीं होता। एक मैसेज छोड़ने के बाद थियो गांव की उस दुकान पर फोन करके टैक्सी सर्विस के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि गांव में ऐसी कोई चीज नहीं है और उससे पूछता है कि क्या उसने वो ट्रायंगल इस्तेमाल किया। जब थियो हाँ कहता है, तो दुकानदार उसे बताता है कि उस घर से पहले वहाँ एक दूसरा घर था और उससे भी पहले वहाँ एक मीनार हुआ करती थी। कहानियों के मुताबिक शैतान रूहें इकट्ठा करने के लिए एक मीनार बनाता है और भगवान उसे तबाह कर देते हैं, पर शैतान उसे फिर से बना लेता है। जब दुकानदार उन लोगों का जिक्र करता है जो उस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाए, तो थियो दीवार की तरफ देखता है, जहाँ उसे और भी ज्यादा तस्वीरें उभरती हुई दिखती हैं। वो घबरा कर कहता है कि उसे अभी निकलना होगा, पर दुकानदार समझाता है कि ये उसके हाथ में नहीं है। अचानक कॉल पर स्टेटलर की आवाज आने लगती है।
जो थियो से कहता है कि वो हमेशा यहीं होता है। मायूस होकर थियो फैसला करता है कि वो पैदल ही गांव जाएंगे। एक पल के लिए वो डर जाता है जब दरवाजा नहीं खुलता, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो बस लॉक था। जैसे ही थियो और एला बाहर निकलते हैं, उन्हें घर के अंदर एक शख्स दिखाई देता है। वो रास्ते पर जितनी तेजी से हो सके चलने लगते हैं और जानवरों की अजीब आवाजों से बार बार डर जाते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं, पर अफसोस कि वो गाँव नहीं बल्कि वही घर होता है। एला अंदर नहीं जाना चाहती, पर थियो उसे समझाता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो उसे बचाने का वादा करता है। जब दोनों बिस्तर पर होते हैं तो थियो मानता है कि जब वो जवान था वो बहुत अमीर और कामयाब था, जिस वजह से वो भटक गया और एक ऐसा इंसान बन गया जिस पर उसे गर्व नहीं है। लेकिन एला ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया है। दोनों जल्दी ही सो जाते हैं, पर तभी एक कैमरा फ्लैश की वजह से थियो की नींद खुल जाती है। उसे बाथटब में पानी चलने की आवाज आती है तो वो उसे चेक करने का फैसला करता है। जब वो बाथरूम में दाखिल होता है तो वहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और वो तुरंत उसे धकेलता है, पर वो सीधा उस अंधेरे कॉरिडोर में पहुंच जाता है। दीवारों से पानी टपक रहा होता है और उसे दूर से एला की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। थियो उस जगह को छान मारता है जब तक उसे पानी से भरा एक बाथटब नहीं मिल जाता। अचानक उसकी मरी हुई पत्नी उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे फर्श पर गिरा देती है। थियो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, पर वो औरत उसके चेहरे पर पानी की उल्टी करने लगती है। काफी जद्दोजहद के बाद वो औरत गायब हो जाती है। फिर थियो लॉन्ड्री रूम की तरफ भागता है और दीवार पर उस पुरानी तस्वीर के बगल में अपनी और एला की फोटो देखता है। वो दरवाजे से अंदर घुसता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि कुछ दिन पहले वाला उसका दूसरा रूप वहाँ पेन फेंक रहा है। जब उसका वो पुराना रूप गांव चला जाता है तो थियो जर्नल खोलता है और वही रहस्यमयी मैसेज लिखता है। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता और लगातार खुद को और अपने परिवार को वहाँ पहुँचते हुए देखता है। थियो अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर स्टेटलर की आवाज उसे बताती है कि वो कहीं नहीं जा रहा। जब थियो सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो अजीब तरीके से और लंबी होती जाती है। पिछले कुछ दिनों की यादें हकीकत के साथ मिलने लगती हैं। थियो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर एक अजीब सी ताकत उसे नीचे गिरा देती है। वो हार मानने से इनकार कर देता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वो अगली मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सुजाना गाड़ी पार्क करते हुए दिखती है, पर ये नजारा फिर से उनके पहली बार वहां पहुंचने की याद के साथ मिल जाता है। सिर्फ एक पलक झपकते ही थियो वापस उस डरावने कमरे में पहुंच जाता है और आखिरकार उस लाठी वाले अजनबी से मिलता है। वो स्टेटलर है, उस घर का मालिक, पर साथ ही एला की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और दीवार पर उसका साया दिखता है। थियो स्टेटलर से उसे छोड़ने को कहता है तो स्टेटलर उसे अपनी लाठी से चुभोता है। बदले में थियो उसकी लाठी छीन लेता है और हमला करने की धमकी देता है। जब स्टेटलर एला की इस हालत का जिम्मेदार थियो को ठहराता है तो थियो चिल्लाने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया और वो स्टेटलर को लाठी से बार बार मारता है। स्टेटलर का खून बहने लगता है, उसका चश्मा गिर जाता है और यहाँ तक कि उसका एक दांत भी टूट जाता है। फिर भी वो मुसलसल बातें करता रहता है कि कैसे पिता के गुनाहों का असर बच्चों पर पड़ता है। वो अपनी टोपी उतारता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल थियो जैसा दिखता है और वो उसे याद दिलाता है कि आईने इंसान को सिर्फ उसका अपना अक्स ही दिखाते हैं। वो ये भी समझाता है कि एला को उस घर में रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद थियो है। थियो पूरी तरह टूट चुका होता है और कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। स्टेटलर उसे कहता है कि वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और इतना कहकर वो गायब हो जाता है। तभी एला उसके पीछे प्रकट होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जबकि थियो अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है। बाहर सुजाना आखिरकार पहुंच चुकी होती है। थियो एला को गाड़ी में बैठाता और उसे आखिरी बार चूम कर अलविदा कहता है। फिर वो अपनी पत्नी से अकेले में बात करता है। सुजाना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहती है, पर थियो को लगता है कि उसका ठिकाना अब ये घर ही है। वो बताता है कि उसने अपनी पहली पत्नी को सीधे तौर पर नहीं मारा था, पर जब उसने उसे बाथटब में देखा तो उसने उसकी कोई मदद नहीं की। थियो उसे बचा सकता था, पर उसने उसे डूबते हुए देखा क्योंकि वो सालों से उससे नफरत कर रहा था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे डिवोर्स दे सके। वो सुजाना से कहता है कि वो अपनी परछाई से पीछा नहीं छुड़ा सकता और ये साफ कर देता है कि इस घर में मौजूद वो शक्ति हमेशा से उसका अपना गुनाह ही थी। सुजाना और एला वहाँ से सुरक्षित निकल जाती हैं, जबकि थियो हमेशा के लिए उस घर में कैद हो जाता है। इंटरनेट पर वो घर नए शिकारों को फंसाने के लिए फिर से रेंट पर चढ़ जाता है।